आज हम लोग स्पेसिफिकली द ग्राफ मेकिंग फॉर पीवी डायग्राम्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा सा और जितनी भी इसमें चीज़ें ऐड कर पाऊंगा इस छोटे से टाइम में, आई विल डू दैट। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों एक टर्म आता है प्रोसेस, या प्रोसेस से भी पहले अगर मैं बात करूं स्टेट, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट सिस्टम। तो बेसिकली जब मैं सिस्टम की बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो उसका मतलब होता है सिंपल गैस। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब होता है गैस, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट का मतलब होता है उस गैस का प्रेशर, उस गैस का टेम्परेचर, उस गैस का वॉल्यूम, उस गैस की डेंसिटी, उस गैस के जितने भी वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हैं, ये सब डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम से मतलब है स्टेट ऑफ अ गैस। स्टेट ऑफ अ गैस से मतलब है कि वो गैस का टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में कन्फाइंड है, प्रेशर कितना है उसका, ये सारी चीजें। ऑफ कोर्स ये सारे के सारे जो टर्म है बच्चों, ये तभी डिफाइन हो सकते हैं जब जो हमारा सिस्टम है, जो गैस है, वो किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। अगर हमारी जो गैस है अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, पहली बात तो मैं इक्विलिब्रियम का मतलब बताता हूं। जैसे ये कमरा है खचाखच गैस से भरा हुआ है, या एक सिलेंडर है जो उसमें आपने गैस कंप्रेस कर रखी है, ये कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर गैस भरी हुई है, अगर आपने उसके अंदर कोई भी सडन चेंज कर दिया, एक फैन चला दिया, या आपने गेट खोल दिया, या छेद कर दिया, जो भी कर दिया, तो क्या होता है कि गैस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकती है। या आपने सडनली एक दीवार को कंडक्टिंग बना दिया, जैसे अगर मान लो ये कमरा है, ये दीवार एकदम से 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए बगल वाली, ये आपके सामने वाली दीवार बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए, तो क्या होगा, इस रूम का जो टेम्परेचर है, इस रूम की हवा का जो टेम्परेचर है, पहले वो यूनिफॉर्म था हर जगह 20 डिग्री, है ना। कहीं पे भी जाके देखूंगा थर्मोमीटर ले जाके तो मुझे 20 डिग्री दिखाई देगा, चाहे उस कोने में ले जाऊं चाहे इस कोने में ले जाऊं, हर जगह मेरे थर्मोमीटर की रीडिंग 20 डिग्री आएगी। लेकिन सडनली अगर इन चारों वॉल में से अगर मैं इस वॉल को 0 डिग्री पे कह दूं, तो यहां पे जब मैं थर्मामीटर लेकर के आऊंगा तो मुझे लगेगा अरे यार यहां तो टेम्परेचर 5 डिग्री हो गया। लेकिन इस थर्मामीटर को जब मैं उस साइड थोड़ा दूर ले जाऊंगा तो देखूंगा यहां तो अभी 19 डिग्री ही है। तो जब किसी गैस के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर या कुछ भी डेंसिटी होती है, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं कहते। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ही यही है कि पूरी रूम के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के अंदर, तब जाके हमारे लिए वो एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, और तब आप इनके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह को डिफाइन कर पाओगे, और फिर इनकी मदद से पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख पाओगे, फिर इनकी मदद से वर्क डन लिख पाओगे। यानी ये सारी कहानी जो आपने फिजिक्स में पढ़ी है, उसके पीछे बेस अजम्पशन ये है कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। दूसरी बात, अब थर्मल इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखने के लिए तो गैस का कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मुझे किसी गैस का वॉल्यूम चेंज करना है ना, तो वो उसको बढ़ाना पड़ेगा ना कमरे को। अगर मुझे इस रूम में जो गैस भरी हुई है या किसी डब्बे में गैस भरी हुई है, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो भी चेंज करना पड़ेगा ना, फिर इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहेगा। बोले सर ये कैसी बात है, फिर तो हम वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप वॉल्यूम चेंज करोगे इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, है ना। इसीलिए एक टर्म आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसीलिए एक टर्म आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी जब आप इस गैस का कोई भी वेरिएबल चेंज कर रहे हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, व्हाटएवर वॉल्यूम आप चेंज कर रहे हो, वो इस तरह से चेंज कर रहे हो कि सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। अब सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, जब आप उस प्रोसेस को बहुत स्लोली करोगे, बहुत इतना स्लोली करोगे कि गैस के अंदर ये जो इक्विलिब्रियम है उसको रीच करने में काफी आप समय दे रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्वासी स्टैटिक। रिवर्सिबल अलग चीज है बेटा जी, क्वासी स्टैटिक अलग चीज है।
रिवर्सिबल अलग चीज है, क्वासी स्टैटिक पे ध्यान दो अभी, क्योंकि सिस्टम के ये वेरिएबल इक्विलिब्रियम के लिए डिफाइंड है और इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है जैसे ही हम कोई भी चीज चेंज करते हैं। तो इक्विलिब्रियम लगभग मेंटेन रहे तो हम उस प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे करते हैं, यानी स्टैटिक जैसा लग रहा है बट स्टैटिक नहीं है, इसीलिए क्वासी स्टैटिक बोला जाता है। यानी हमारे सारे जंक्शंस, हमारे सारे फॉर्मूले PV इक्वल टू nRT, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस। आई होप नाउ इट मेक सेंस कि क्यों ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, ताकि गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वेल डिफाइंड रहे while whatever you are doing, temperature, volume जो भी आप इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, appears to be static, very good। तो मैंने आपको बता दिया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, स्टेट क्या होती है, स्टेट के जो वेरिएबल है वो तब डिफाइंड होते हैं जब ये इक्विलिब्रियम में हो, और जब आप इसकी स्टेट चेंज करोगे तो वो जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, ताकि हमारे फॉर्मूले PV इक्वल टू nRT, वर्क डन, एवरीथिंग शुड बी वेल डिफाइंड, राइट। तो आइए अब सेकेंड टर्म में चलते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो जब भी आप किसी गैस का वॉल्यूम, डेंसिटी, कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बदलते हो, आपने टेम्परेचर डबल कर दिया, वॉल्यूम आधा कर दिया, डेंसिटी 1/3 कर दी, कोई भी वेरिएबल अगर आप चेंज करते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले आते हो, जैसे गैस को एक्सपेंड करते हो, तो गैस बहुत सारे स्टेप से होकर के गुजरती है, बीच में बहुत सारी स्टेट्स से होकर के गुजरती है, और वो जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं उनके बीच में जो एक कॉमन रिलेशन है, उनके बीच में जो एक कॉमन पॉइंट है, उसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, जब आप किसी गैस को एक्सपेंड करते हो, कंप्रेस करते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, जो भी करते हो, प्रोसेस को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो वो बीच में बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज से होकर के गुजरते हैं उसके वेरिएबल्स। तो वो जो उन वैल्यूज को इंटरमीडिएट स्टेट्स कहा जाता है, और उन स्टेट्स के अंदर जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन थ्रेड है, या उनके बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी है, उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे मैंने गैस को एक्सपेंड किया, सिंपल वॉल्यूम डबल किया, लेकिन एक जगह इस तरह से वॉल्यूम डबल किया कि हर इंटरमीडिएट स्टेप में टेम्परेचर सेम था, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस बन गया, और वो उस केस में अलग वर्क डन होता है। एक मैंने इस तरह से वॉल्यूम चेंज किया कि हर एक स्टेप में प्रेशर मेंटेन था, यानी बीच में जितनी भी स्टेट्स आई उन सब में प्रेशर कांस्टेंट था, तो वो आइसोबारिक बन गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस वर्ड डिफाइन किया गया है, ये इंटरमीडिएट स्टेट्स के कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर डिफाइन किया गया है। ये कोई एक सिंगल पॉइंट, दो पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उन इंटरमीडिएट पॉइंट की प्रॉपर्टी है जिससे आपका सिस्टम गुजरा है। आई होप इट मेक सेंस। तो प्रोसेस इज द प्रॉपर्टी और इज द कॉमन प्रॉपर्टी, और वो जो इंटरमीडिएट स्टेट्स है उनकी एक कॉमन थिंग होती है, और उसी के बेस पे आप इस गैस के ऊपर फाइनल इफेक्ट क्या होगा वो आप कैलकुलेट करते हो। आई होप थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी आई होगी कि प्रोसेस क्या है। जनरली लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, नहीं, बीच की स्टेट्स क्या है, बीच में वो ग्राफ कैसा बना है, दैट विल डिसाइड योर प्रोसेस। हमारे लिए ऑफ कोर्स 3-4 प्रोसेस हैं, जैसे आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक। तो
बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट 4-5 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है जो हमें पता होने चाहिए। इन सब के अंदर क्या होता है, होप आपने इनको काफी अच्छे से पढ़ रखा है। मैं इनको आज ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जब एक गैस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगी, जब एक गैस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है V से 2V, तो बीच में इनफाइनाइट स्टेट्स आती हैं। जब एक वॉल्यूम V0 से 2V0 चेंज हो रहा है तो बीच में बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, राइट। अब उन सारी स्टेट्स को लिखना इम्पॉसिबल है, इसीलिए उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये डायग्राम्स का इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब मैं प्रोसेस बोलता हूं तो प्रोसेस का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में गैस ने जितने भी रास्ते, जितने भी पॉइंट से गुजरी होगी, उन सारे पॉइंट्स के बारे में नॉलेज। अब उन सारे पॉइंट्स को लिखना इंपॉसिबल है, लेकिन ग्राफ से शो करना बड़ा आसान है। इसीलिए पीवी डायग्राम हम लोग इस यहां पे सीखते हैं। पीवी, वीटी, पीटी, ये सारे डायग्राम एक्चुअली में वो इंटरमीडिएट, एक एक पॉइंट उस डायग्राम का उन इंटरमीडिएट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। पॉलीट्रॉपिक नहीं पढ़ा उन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा एडियाबेटिक होता है वैसे पॉलीट्रॉपिक। एडियाबेटिक के अंदर आप लिखते थे पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे लिखते हैं पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है बच्चों, वो इन सब का दादाजी है। सब के सब ये पॉलीट्रॉपिक से ही निकले हैं। ये सारे प्रोसेसेस पॉलीट्रॉपिक से ही निकले हैं बच्चों। पॉलीट्रॉपिक इन जनरल प्रोसेस है। दीज आर दी केसेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन। जैसे n की वैल्यू में 0 डाल दूं तो आइसोबारिक बन जाएगा, n की वैल्यू 1 डाल दूं तो ये आइसोथर्मल बन जाएगा, n की वैल्यू गामा डाल दूं तो एडियाबेटिक बन जाएगा। तो पॉलीट्रॉपिक इज द इन जनरल प्रोसेस जिनसे ही ये सारे अलग अलग n की वैल्यू से निकले। सो डोंट वरी, मैथमेटिकल इसका काम एडियाबेटिक की तरह ही होता है। चलिए, तो आइए लेट अस रिप्रेजेंट these intermediate states. Let us draw the graphs for different processes. उससे पहले एक चीज और, ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, y is equal to mx, where m is the slope। तो जब आप y इक्वल टू mx लिखते हो बच्चों, तो ये ग्राफ पास करता है ओरिजिन से और ये इसका स्लोप होता है। स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब m। ये आप देख सकते हो यहां पे x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो m है। अब अगर मैं यहां पे y इक्वल टू mx प्लस c लिखता हूं, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, mx प्लस c, तो इस ग्राफ को 0 से स्टार्ट करने के बजाय आप किस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, आप C से स्टार्ट करोगे। यानी जो भी ग्राफ है अगर mx प्लस c लिखा हुआ है तो वो अब ग्राफ आपका C से स्टार्ट होगा, स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। अगर y इक्वल टू mx प्लस c है तो ग्राफ C से स्टार्ट होगा, देख रहे हो, C से आगे और C से पीछे। और अगर mx है तो 0 से क्रॉस होगा। C की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, C की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आपके सामने y इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ कभी भी नहीं आएगा। आपने हमेशा पहचानना है कि इसमें y क्या है, इसमें m क्या है, इसमें x क्या है, इसमें c क्या है। ये 4 चीजें पहचाननी होती है बच्चों। जनरली आप सिर्फ m और c पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये y, x, m, x और c, इन चारों चीजों पे ध्यान देना है, समझे? जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, y कैसे ढूंढोगे? जो यहां y एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है वो आपका y, और जो x एक्सिस पे लिखा हुआ है वो आपका, आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, जैसे आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देखना, पीवी वर्सेस टी, ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है, पीवी वर्सेस टी, और ये ग्राफ बना हुआ है। अब यहां पे अगर आप देखो y इक्वल टू mx प्लस c, जरा बताओ यहां पे y क्या है? व्हाट इज योर y? y इज pv,
और x क्या है यहां पे, x इज t, वेरी गुड। तो y इज pv, x इज t। c क्या है यहां पे, ग्राफ से देख करके बताओ c क्या है। तो c की वैल्यू ग्राफ से मिल गई 0। समझ में आई बात। अब लास्ट पॉइंट, ये m बताओ जरा, m क्या है। क्या आपको कोई रिलेशन पता है पीवी और टी में? डू यू नो एनी रिलेशन? अब यही सोचने वाली बात होती है, ग्राफ से आप कुछ टर्म आइडेंटिफाई करते हो, बाकी अपने दिमाग से पीवी और टी में कोई रिलेशन होता है? बताइए जरा। यस, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही बार बार यूज होगा, एक ही रिलेशन है। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये पूरी चीज है y इज इक्वल टू, ये है x, और इसके साथ ये जो n टाइम्स r लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका स्लोप। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कल को अगर मैं दो ग्राफ ऐसे बना दूं, यहां पे नंबर ऑफ मोल n1 कर दूं, यहां पे n2 कर दूं, आप बता दोगे कौन सा बड़ा है? क्लियरली दिख रहा है, जिसका स्लोप बड़ा, स्लोप इज n इंटू आर, तो जिसका स्लोप बड़ा, जिसका एंगल बड़ा, उसका n भी बड़ा। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। आई होप बहुत बारीक बात मैंने बताने की कोशिश की है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। आपने y ढूंढना है, x ढूंढना है, c ढूंढना है, m ढूंढना है, ये चारों ढूंढने हैं और फिर उनको रिलेट करना है pv इक्वल टू एनआरटी से। डन। समझ में आई बात। जो भी ग्राफ दे रखा है, जो भी ग्राफ आपको दे रखा है, उसके अंदर y, x, m और c ढूंढना है, एंड देन यू हैव टू रिलेट यूजिंग pv इक्वल टू एनआरटी और प्रोसेस इक्वेशन। ये दो ही चीजें यूज होती हैं, पहली pv इक्वल टू एनआरटी और दूसरी प्रोसेस इक्वेशन। समझे बच्चों? समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यानी आपने दो चीजें देखनी है ग्राफ में, एक तो ये और दूसरा या तो प्रोसेस की इक्वेशन या फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसके अलावा और तीसरा रास्ता नहीं है। चलिए, तो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम करते हैं। चलिए, ये देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन। तो y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? P। x एक्सिस पे लिखा है T। तो P और T में एक ही रिलेशन है। ग्राफिकली अगर मैं देखूं तो P इज इक्वल टू सम स्लोप इंटू T। तो हमसे पूछ रहा है, हमसे डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है कि जब ये गैस यहां से यहां जा रही है तो इसकी डेंसिटी का क्या होगा। तो जब बच्चों ये गैस यहां से यहां जा रही है तो इसका क्या कांस्टेंट है? अगर आप देखें यहां से तो स्लोप जो है इसका कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन यहां से मिली कि जब आप ए से बी गए तो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप कांस्टेंट है। अब इन तीनों में से किसी भी इंफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को उड़ाया जा सकता है, राइट। तो अब आपके सामने वही तीन फॉर्मूले हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब क्योंकि इसने डेंसिटी पूछ लिया तो P और डेंसिटी में भी एक रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम। रो आर टी बाय एम। तो बताइए इन तीनों में से कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है हमारी, अगर हमें डेंसिटी के बारे में पता करना है तो बताइए इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है, पहली, दूसरी या तीसरी? किस इंफॉर्मेशन से आपका आंसर आ जाएगा एक ही बार में? प्रेशर बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना या स्लोप कांस्टेंट? किस चीज से आपका आंसर मैच करेगा? स्लोप। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये जो पूरा कांस्टेंट है ये आपका स्लोप बन गया। देखो जरा ये चीज क्या है, दिस इज अ स्लोप।
तो स्लोप की वैल्यू आ गई, स्लोप की वैल्यू आ गई दैट इज रो आर बाय एम। स्लोप की वैल्यू आर आ गई और आपको स्लोप दे रखा है कांस्टेंट, तो इसका मतलब डेंसिटी दे रखी है कांस्टेंट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसी से रिलेटेड। लेट अस से ये P और T लिखा हुआ है, बताइए विच गैस इज हीलियम। इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं कंपेयर। कंपेयर हो रहा है ग्राफ के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो कंपैरिजन होता है बच्चों ग्राफ के अंदर वो होता है एंगल का। तो कंपैरिजन में सबसे जो बड़ा कंपैरिजन ग्राफ के अंदर होता है वो होता है एंगल का, जिसका स्लोप आप देख रहे हैं। इन दोनों ग्राफ में एक ही फर्क है, दोनों लाइनें हैं, बस एक का एंगल बड़ा है, एक का स्लोप बड़ा है। तो क्लियरली आप लिखेंगे स्लोप दिमाग में ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। अब स्लोप क्या है इस ग्राफ के लिए, तो आपको पता है ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो P और T में रिलेशन अभी मैंने बताया, P इक्वल टू रो या रो आर टी बाय एम। इससे यूज करूं या P को यूज करूं एनआरटी बाय वी। कौन सा यूज करूं, पहला वाला या दूसरा वाला, कोई सा भी आप यूज करेंगे सेम आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे जो स्लोप आपका आया इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो स्लोप कम है, तो एंगल कम है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो स्लोप कम होना चाहिए, यानी दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज आपका कौन सा हो गया, हीलियम। आप रट भी सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ही यही है बच्चों। ये P बाय टी कोई सी भी टर्म को इधर लिख दो, जैसे आपके सामने अगर ये लिखा हुआ है P इज प्रोपोर्शनल टू, आप ये भी लिख सकते हो T, P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m, P इज प्रोपोर्शनल टू n। ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। आप ये भी लिख सकते हो P और T को इधर ले आओ, तो P बाय टी इक्वल टू R रो R बाय m। तो आप यहां से ये भी लिख सकते हो डेट P बाय टी इज प्रोपोर्शनल टू रो, P बाय टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m। तो ये मैथ्स है, लेफ्ट साइड की चीजें राइट साइड से सीधी कनेक्टेड है। चाहे आप एक सिंगल को बाकी के साथ कनेक्ट करो या दो को करो, या समझ में आ रही ना बात, कांस्टेंट को छोड़ करके वेरिएबल्स के बीच में रिलेट किया जाता है। तो रटने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन से ही आ जाएगा ना तुम्हारे दिमाग में, उसी को रीराइट करना है, वहीं तो फंसाएंगे तुम्हें। चलिए तो आइए लेट अस ड्रॉ डिफरेंट ग्राफ्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बच्चों आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो P इज इक्वल टू एन आर बाय वी इंटू टी। दिखा आपको,
तो अगर मैं पीटी का ग्राफ बनाऊं, अब मैं यहां पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाने वाला हूं, आप खुद ही बताइए कौन सा ग्राफ कैसा बनेगा। रिकॉल करेंगे जल्दी जल्दी, ये पीटी, ये पीवी, ये वीटी। अब देखो सेम इक्वेशन है बच्चों, ध्यान से देखना, इक्वेशन सेम है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहां पे जब मैंने y एक्सिस पे लिया है P, x एक्सिस पे लिया है T, तो y एक्सिस को अकेला छोड़ दो, तो इस चीज को रीराइट करूंगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये y और ये x हो जाएगा। तो y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, वो नीचे जाना चाहिए। तो ये आपका बन जाएगा P इज इक्वल टू एन आर बाय वी टाइम्स टी। तो आपको दिख गया होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आई होप इट मेक सेंस। स्लोप हो जाएगा एन आर बाय वी, तो ये V1 है और ये V2 है, V2 शुड बी ग्रेटर देन V1 होना चाहिए। दिख रहा है सबको, इज इट क्लियर? अब देखिए पीवी का जो ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम फिक्स है, अब यहां पे ये आपने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, राइट? तो P वर्सेस V के ग्राफ में वॉल्यूम नहीं चेंज होना चाहिए, सीधा ये ग्राफ। किसी को डाउट है तो पूछ देना बच्चों, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं। डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन राइट अवे। ये पीवी का ग्राफ ऐसे बन जाता है, आई बात समझ में? एक्सपोनेंशियल पीवी का ग्राफ आइसोकोरिक में, और यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा बताइए तीसरे वाले में? एरो किधर लगाऊं, आगे या पीछे? एरो उधर लगाऊं या पीछे लगाऊं? अच्छा, एक बच्चे का डाउट है शशांका की V2 V1 से बड़ा कैसे है। देखिए बच्चों, इसमें किसका स्लोप बड़ा है? स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2। और स्लोप क्या है जरा देखो, y x, ये पूरी चीज क्या है आपकी, ये पूरी चीज क्या है आपकी स्लोप, ये एन आर बाय वी। तो एन आर बाय वी 1 इज ग्रेटर देन एन आर बाय वी 2। तो यहां से उल्टा पुल्टा कर दो, एन आर से एन आर से उड़ा दो, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। समझ में आया ना, स्लोप से कंपैरिजन आ हुआ। चलिए ये VT का ग्राफ बन गया। एरो आगे होगा क्योंकि आप देख सकते हैं प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, और यहां से वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी सारे ग्राफ बना दूं। आइसोबारिक P इक्वल टू कांस्टेंट, PV PT VT। P कांस्टेंट है, इक्वेशन वही है हमारी, PV इक्वल टू NRT। तो जब P ही कांस्टेंट है तो P नॉट की वैल्यू में वॉल्यूम बढ़ता रहे लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, P कांस्टेंट। टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए, P कांस्टेंट। समझ में आई बात? और VT का ग्राफ बनाओगे तो ये V जो है वो y एक्सिस होगी, T x एक्सिस होगी। तो जरा देखिए ये ग्राफ क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू एन आर बाय P टाइम्स T। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन। आई बात समझ में? ये एरो हो जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होना चाहिए, तब नहीं तो C भी ऐड हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जल्दी से। यहां पे भी दो ग्राफ बनते हैं, यहां पे भी दो ग्राफ बनते हैं। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2। इन दोनों में स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, और स्लोप ये है, दैट इज NR by P2 is greater than
nr/p1, तो क्लियरली यहां से दिख रहा होगा कि p2 इज लेस देन p1। चलिए गुड। थर्ड पॉइंट, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कर्व में बच्चों T इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये आपको पता ही है। तो ये तीनों ग्राफ कैसे बनेंगे जरा ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा केयरफुल रहना है और कुछ नहीं। PT या पहले PV ग्राफ बनाते हैं, PV PT और VT। तो PV इक्वल टू NRT जब आप लिखते हैं यहां पे PV इक्वल टू NRT, जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे P जो है ये y एक्सिस है और जो V है वो x एक्सिस है। तो PV इक्वल टू NRT में P होना चाहिए y एक्सिस, ये y एक्सिस हो जाएगा, तो बाकी सारे टर्म उधर हो जाने चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू NRT बाय V। अब ये NRT जो है ये कांस्टेंट है फॉर आइसोथर्मल, ये N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है, नहीं तो T कांस्टेंट नहीं ले सकते थे। सो दिस इज ऑल्सो सम कांस्टेंट बाय V। सो P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय V। तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं हम लोग बच्चों हाइपरबोला, या आप बोल दीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब आप y इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू x लिखते हो तो ये स्ट्रेट लाइन है। जब y इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय x लिखते हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आई होप इट मेक सेंस, राइट। अगर आप y इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू x लिखते हो तो स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय x लिखते हो, x अगर डिनोमिनेटर में है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये बड़ा स्टैंडर्ड ग्राफ है, कई जगह आने वाला है ये चीज। इज इट क्लियर? और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? बेसिकली कोई भी जो हाइपरबोला होता है ना, ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है। तो कोई से भी दो लाइन अगर आप बनाओ तो ये जो हाइपरबोला है ना, ये इनफाइनाइट पे जाकर के इनको टच करता है। ये हाइपरबोला का ग्राफ होता है, इट टचेस दीज टू लाइंस एट इंफिनिटी। और अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया, जो कि आप देख सकते हैं इस एक्सिस के लॉन्ग होता है, क्योंकि ये दो लाइनों जिनको ये टच कर रहा है ये 90 है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप इट मेक सेंस। क्लियर हुआ? तो हाइपरबोला ये भी है, ये भी है, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है, ये जिन दो लाइनों के बीच में बन रहा है वो 90 डिग्री पे है, तो इनको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस। तो पॉइंट ये है कि अब आपको ये दोनों ग्राफ बनाने आ गए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी बनाना आ गया और आपको सिंपल अब इसका ग्राफ हाइपरबोला का ग्राफ भी बनाना आ जाता है। तो यहां पे y क्या है, p, और ये v, तो इसका ग्राफ आपने देखा ही होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन अगर मैं बना दूं तो ये बनेगा। आई बात समझ में? अब देखो, अगर इस पे मैं दो पॉइंट बना लेता हूं, ये है v1 और ये है v2। अगर एक्सपेंशन होगा तो आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो एक्सपेंशन जब होगा तो देखिए जरा प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो जब ग्राफ
एक्सपेंड होगा, यानी जब आप इस पॉइंट की बात करेंगे, जब ये ए से बी गया है, एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, यानी इनवर्स रिलेशन है, बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. आई होप इट मेक सेंस, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। अब देखो जरा यहां पे PT ग्राफ, तो अब इसी ग्राफ के अंदर 2-3 पॉइंट लिखने के हैं, इसी ग्राफ के अंदर, इसको भी मैं एक अलग लाइन में करा देता हूं। PV ग्राफ आइसोथर्मल, ये ग्राफ जो है ये अलग अलग टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि अभी आपने देखा P इज इक्वल टू nRT बाय V। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये जो ग्राफ है ये ऊपर शिफ्ट होगा। कैसे मैं कह सकता हूं, देखिए जरा, अगर मैं यहां पे एक सेम वॉल्यूम की वैल्यू ले लूं, लेट्स से ये V0 वॉल्यूम है, तो V0 वॉल्यूम और T1 टेम्परेचर पे प्रेशर की वैल्यू आई P1, V0 वॉल्यूम पे T2 टेम्परेचर के लिए प्रेशर की वैल्यू आई P2, V0 वॉल्यूम में T3 टेम्परेचर के लिए वैल्यू आई P3। तो आप देख सकते हैं सेम वॉल्यूम पे, यानी ये हमने फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल हमने फिक्स कर दिए, R हमने फिक्स कर दिया, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो यहां पे इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ये जो है अलग अलग, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये ग्राफ ऊपर आगे बढ़ता जाता है, दैट्स ऑल। आई होप इट मेक सेंस। तो क्योंकि जैसे जैसे ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है सेम, तो इसका मतलब T3 शुड बी ग्रेटर देन T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। अब यहां पे बच्चों स्लोप नहीं देखा जाता, स्लोप एक तरह से आप कह सकते हो ये स्लोप है ना, बट ये स्लोप का इफेक्ट अलग है। यहां पे ये शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, इनको आइसोथर्म्स कहते हैं, आइसोथर्म्स, नेवर इंटरसेक्ट। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते बच्चों, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलते रहेंगे। इज इट क्लियर? ये पहला पॉइंट हुआ इसका। दूसरा पॉइंट इसका क्या हुआ, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम। अब जरा देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि स्लोप यहां पे हर पॉइंट का सेम है, यहां पे हर पॉइंट पे स्लोप अलग हो रहा है, क्या लगता है आपको? अगर मैं यहां पे देखूं तो हर पॉइंट पे स्लोप, यहां पे हर पॉइंट पे स्लोप अलग है। आई होप क्लियर है। हर पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव और सब जगह स्लोप जो है आपका चेंज हो रहा है। तो स्लोप जब आप किसी भी एक्सिस का लिखते हो dy बाय dx, ये होता है इन जनरल डेफिनेशन ऑफ स्लोप। तो इस ग्राफ का अगर स्लोप लिखूंगा तो वो हो जाएगा dp बाय dv, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे, तो ये वैल्यू आ जाती है -p बाय v। ये रट के रखना है बच्चों, ये मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं इसका, वैसे कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, बट आई वुड रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस, याद रहेगा। यानी अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप पता करना है, इस लाइन का स्लोप पता करना है, इस लाइन का स्लोप, ये जो लाइन आगे जाकर के मीट करेगी, इस लाइन का अगर मुझे ये एंगल पता करना है थीटा, तो क्या लिखूंगा इस लाइन के लिए स्लोप? ये जो स्लोप है इसका वो -p1 बाय v0, इट विल बी इट्स स्लोप ऑफ दिस लाइन। आई बात समझ में? आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है बच्चों। पहली बात क्या, ये आइसोथर्म नेवर इंटरसेक्ट बोल रहा हूं, इंटरसेक्ट।
इंटरसेप्ट भी नहीं करते, इंटरसेक्ट भी नहीं, दोनों ही नहीं करते। टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे ऊपर ले जाओगे। और दूसरी बात, स्लोप लिखना आना चाहिए, रट गया फॉर्मूला -P/V, दैट्स ऑल, राइट। आइए अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। तो पीटी ग्राफ की बात करते हैं, टी कांस्टेंट है। तो अब यहां पे हमने क्योंकि एक्सपेंशन बना लिया है, एक्सपेंशन अगर मैं ए और बी के करस्पॉन्डिंग यहां पे बनाऊंगा तो प्रेशर घटना चाहिए, टी कांस्टेंट है। तो टी कांस्टेंट का मतलब ये लाइन है ना, टी कांस्टेंट है, टी नहीं चेंज होना चाहिए। अब लेकिन एरो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे देखना, एरो प्रेशर का एरो अगर आप देखेंगे एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो यहां पे एरो नीचे की तरफ होगा। आई बात समझ में? ये है ए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, और ये बीच में हर एक पॉइंट एक इंटरमीडिएट स्टेप है। तो जब ये गैस का प्रेशर चेंज, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो इस तरह से ये नीचे चेंज हो रही होंगी चीजें। आई होप इट्स क्लियर, वेरी गुड। रट भी सकते हो, रट भी सकते हो, मैं लॉजिकली निकाल रहा हूं। वैसे ही वीटी ग्राफ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये टी नॉट कांस्टेंट है। और यहां पे आप देख सकते हैं जो एरो होगा ए बी के करस्पॉन्डिंग, आप देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो ये एरो ऊपर होगा। ये एरो उल्टे होते हैं, याद रखना है, ऑपोजिट एरोज, ऑपोजिट एरोज। इज इट क्लियर? देखो देखो ध्यान से देखो, हमने इसके करस्पॉन्डिंग बनाया है, इसमें प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो सब में, दोनों में लाइन वर्टिकल बनाई, लेकिन प्रेशर किस में घट रहा है, देखिए जरा यहां पे प्रेशर घट रहा है ना, इसलिए एरो नीचे प्रेशर। और यहां पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए एरो ऊपर। तो ये चीज क्लियर हुआ। इसमें एक और ग्राफ आता है जनरली बच्चों, देखो बुद्धू बनाने वाला ग्राफ। P वर्सेस 1/V। बताइए कैसा ग्राफ बनेगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बताओ जल्दी बताओ। स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन बन रहा है? क्या इक्वेशन चेंज हो गई? नहीं, इक्वेशन तो वही है, P इज इक्वल टू nRT/V, इक्वेशन तो यही है। तो फिर ग्राफ क्यों चेंज हो गया? ग्राफ इसलिए चेंज हो गया, इक्वेशन वही है, लेकिन अब y और x की डेफिनेशन बदल गई। अब x v नहीं है बच्चों, x जो है आपका वो 1/v है। दिस इज x। पहले vx होता था, अब x 1/v है, तो ये आपका बन गया y इज इक्वल टू nRT टाइम्स x। समझ में आया? इक्वेशन चेंज नहीं हुई है, x चेंज हो गया है, x में 1/v आ गया है, तो ग्राफ चेंज हो गया। तो यहां पे ये ग्राफ ये बताओ एरो किधर लगाऊं, इधर से उधर या इधर से उधर, किधर से एरो कैसा लगाऊं? अरे अभी तो आपने कहा था जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा और 1/v भी घटेगा। प्रेशर घटना चाहिए ना, तो आप इस तरह से बनाओ, ये ए और बी की प्रेशर घटना चाहिए, या फिर 1/v की वैल्यू भी आप देख सकते हो, ये 1/v1 है और ये 1/v2 है, तो v2 शुड बी ग्रेटर देन v1, तभी तो 1/v2 इज लेस देन 1/v1। समझ में आया ना? छोटी छोटी बातें हैं बच्चों।
कितना ही पढ़ लो, जब तक ये छोटी बात बैठा करके कोई आपको कराए नहीं ना, तब तक वो बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती है। बहुत मामूली बातें हैं, स्लोप देखना, एक्स देखना, वाई देखना। जब से हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपको समझ में आया होगा, आप अभी तक सिर्फ m के ऊपर ध्यान देते थे, y और x के ऊपर नहीं देते थे। लेकिन अगर आपने y और x को पहचान लिया तो m तो दिख ही जाता है। समझे? पूरी चारों चीज को देखना है, y को, m को, x को, c को, y को, m को, x को, c को, और इनको रिलेट करना है। थर्मोडायनेमिक्स में तो pv इक्वल टू nRT है, xt vt ग्राफ में 2-3 इक्वेशन आ जाती हैं। आई होप इट मेक्स सेंस। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अब जल्दी से धड़ाधड़ जितने भी क्वेश्चन है उसे निपटा करके खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये देखो, तो आपको दिख गया होगा, ये आपका है y और ये आपका है x, लिख लो। और हमें pv वर्सेस t में स्लोप देखना है, तो pv इज इक्वल टू एन आर टी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं रो आर टी बाय एम इक्वल टू पी वी। ये हो जाएगा y इक्वल टू ये पूरा का पूरा हो जाएगा x इंटू, सॉरी ये हो जाएगा m, दैट इज रो आर बाय एम इंटू एक्स। तो ये आपका स्लोप हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा स्लोप है उसका मॉलिक्यूल सबसे कम होना चाहिए। तो कौन कौन सी गैसेस हैं हमारे पास? हाइड्रोजन है ना, हीलियम है और ये CO2 है। तो हाइड्रोजन का होता है 2, हीलियम का होता है 4 का, इसका हो जाएगा 44। तो कौन सी वाली सबसे हल्की गैस है? H2, यानी ये वाली जो गैस है ये होनी चाहिए हाइड्रोजन, ये वाली गैस है ये होनी चाहिए हीलियम, और ये वाली जो गैस है वो होनी चाहिए CO2। आई बात समझ में? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? द A करस्पॉन्ड टू He, B टू H2। अरे शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन। चलिए जल्दी से कर दो यार इसको भी। आपको समझ में आ रहा है ना ग्राफ किस किस के बीच में है? ग्राफ किस किस के बीच में दिख रहा है बच्चों? ये है प्रेशर, यानी y एक्सिस के लॉन्ग P है, और डेंसिटी यानी x एक्सिस के लॉन्ग रो है। तो तुरंत दिमाग में y और रो में, P और रो में कौन सा फॉर्मूला होता है? तुरंत सोचिए, अरे 2-3 ही तो है, PV इक्वल टू nRT। 4 आंसर आगे जनता के। तो P इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम। क्लियरली यहां पे दिख जाएगा, ये P है, y इज इक्वल टू आर टी बाय एम टाइम्स x। तो स्ट्रेट लाइन आ गया जी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन। चलिए इसका आंसर कांस्टेंट नहीं है। अगर ये यहां से पास करता तो आपका आंसर कांस्टेंट हो जाता। अगर ये ओरिजिन से पास करता तब तो आंसर कांस्टेंट हो जाता, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है बच्चों, ये पास कर रहा है कांस्टेंट C से। कैसे करें इसको? तो y एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखा हुआ है? P, x एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखा हुआ है? T, और ये किसी C से पास कर रहा है। यानी यहां पे अगर मैं लिख दूं P इस पॉइंट, इस के हिसाब से, सो P इज इक्वल टू सम MT प्लस C। ये लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं कि नहीं? हां या ना, जल्दी बोलो। और हमें डेंसिटी लिखनी है, डेंसिटी लिखनी है, तो प्रेशर को क्या लिख सकता हूं मैं? दैट इज रो आर टी बाय एम। तो यहां से इन दोनों को रिलेट कर दीजिए,
तो क्या आ गया, रो इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो बच्चों, वो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा, दैट इज m बाय RT टाइम्स स्मॉल mt प्लस c। t को अंदर ले जाओ तो ये रो बन जाएगा, रो विल बी इक्वल टू स्मॉल m बाय r m प्लस c बाय t। अब अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, अब जैसे जैसे आप ए से बी जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं? तो जब मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, जरा देखो, वो क्योंकि कांस्टेंट आ गया ना, तो कांस्टेंट के आने से ये जो डेंसिटी है इसमें अब इफेक्ट आ जाएगा, दिस विल डिक्रीज। अगर कांस्टेंट 0 होता तो वो टी वाला टर्म कैंसिल हो जाता और आप बोल देते डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट। लेकिन क्योंकि वो कांस्टेंट, ये छोटे से ग्राफ से देखो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये यहां से पास नहीं करने, यहां से कर रहा है, तो आंसर चेंज हो गया बच्चों। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, करेक्ट आंसर ये है।